और उसको समझने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब का, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और माहिर तालीम, माहिर कानून, इसके अलावा मिडल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और आज हमारा चूँकि अभी तक काफ़ी लाइव जो था वो चल रहा था, तो और आज ताख़ीर भी हुई। ताख़ीर तो ख़ैर रोज़ हो जा रही है, लेकिन बहरहाल कई तरह की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मैं राशिद रिज़वी साहब सबसे पहले आपको शायद ये इत्तला अभी न मिली हो, जयदीप सिंह बुंदेला भाई के बड़े भाई की आज डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, तो हम लोगों ने उन्हें ख़िराज पेश किया है कि बहरहाल ये बहुत ही अफ़सोसनाक है। अ, तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा आपसे और सबसे पहले ये कि जिस तरह से आज जो तस्वीर उभर के आई है ज़ायनिज़्म के वहाँ पे जिस तरह से मूर्तियाँ और क्या-क्या चीज़ें उसमें डोनाल्ड ट्रंप के भी बड़ी-बड़ी तस्वीरें इसके अलावा नेतन्याहू की तस्वीरें, जिस तरह से ईरान का माहौल यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई खौफ है नहीं, कहीं कोई डर है नहीं और ऐसा लग रहा है कि ईरान पहली बार इस तरह से फुल फ्लेज वॉर के मूड में है कि अगर तुम हमारी तरफ एक भी कुछ करोगे तो इस बार हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो अंदाज है, कैसे देखते हैं राशिद साहब? इतना जो शायद इससे पहले हमने इस तरह से अमेरिका और इजराइल के ताल्लुक से अवामी सतह पर नहीं देखा। क्या ये रिएक्शन है? मुमताज भाई देखिए, जियो पॉलिटिक्स के जो फैसले होते हैं वो आवाम नहीं लेती, वो सरकारें लेती हैं। और जो हालात हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम जगदीप भाई को ताज़ियत देते हैं। उनके भाई के इंतकाल के बारे में जब सुना हमने बहुत अफसोस हुआ, तो हमारी तरफ से उनको खराज अकीदत है। अब हम आते हैं टॉपिक पे मुमताज भाई, कि ये फैसले जो जियो पॉलिटिक्स के होते हैं वो आवाम नहीं लेती है, वो सरकार लेती है। और सरकार जो ईरान की चल रही है, ऐसा मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। कहीं न कहीं ईरान की कोई न कोई मजबूती है, जिस दम पर ईरान मतलब टिका हुआ है, अड़ा हुआ है और बात-बात पे जवाबी हमले की बात करता है ईरान। तो ये चीज़ हमने कई मर्तबा सुना, कई मर्तबा सोचा, बहुत गहराई तक गए। तो एक चीज़ ऐसी नज़र आई हमको कि जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है और शायद इसलिए अमेरिका घबरा रहा है। और अमेरिका जो उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो दूसरा भेज दिया, जो वेनेजुएला में तैनात था। तो ये उस चीज़ का सिग्नल है कि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर डैमेज होता है, तो बैकअप में उसके पास दूसरा रहे। और डोनाल्ड ट्रम्प जो ये सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खेल खेलने के लिए कर रहे हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है कि न्यूक्लियर और यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पे अगर बात नहीं बनती है, तो वो हमला करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमला नहीं करेंगे। हमला वो करेंगे, उसका जवाब ईरान क्या देगा, कितना हद तक देगा, ईरान कितना नुकसान उठाएगा, अमेरिका को कितना नुकसान पहुँचाएगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। और एक चीज़ और आज न्यूज़ आई है मुमताज़ भाई, कि ईरान के एक न्यूज़ चैनल ने 7 इज़राइली, जिसमें नेतन्याहू भी, इस्राइल कॉट्ज़ भी, मोसाद का चीफ, आईडीएफ चीफ, नेवी चीफ, सारे जो आपके फ्रंट लाइन के ऑफिसर्स हैं, उन सब की फोटो रिलीज की है 7 लोगों की और सब पे शूट करने का निशान लगाया हुआ है। तो जब वो चीज़ हमें देखी आज, तो हमको एक पुरानी बात हमारी याद आई। हमने शायद 1 महीना 2 महीना पहले आपसे कहा था कि अगर जंग होगी, तो इस बार ईरान जो है, इज़राइल के लीडरशिप पर अटैक करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं मुमताज़ भाई। इसमें कोई हम मशकूक हम पहले भी नहीं थे, मशकूक हम आज भी नहीं हैं। अगर जंग हुई, वो बंकर में घुस जाएँ, कहीं भी घुस जाएँ, उनका पीछा नहीं छूटेगा। अटैक करेगा ईरान उन पे पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से। और अभी हम बता रहे थे जिस चीज़ से डर लग रहा है अमेरिका को,
और अमेरिका उस चीज़ की तैयारी भी कर रहा होगा जिसके लिए इतना टाइम ले रहा है वो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है बहुत इत्मीनान में है कि ठीक है हम देखेंगे, हम खड़े हैं बहुत टाइम मेरे पास है, ऐसा नहीं है। उसके पास जो इसके समंदर के अंदर वाला मिसाइल का ज़ख़ीरा है, ये उसके लिए बहुत बड़ा टेंशन है। आपके पास थाड वग़ैरह है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है? वो आपको मिसाइल जो हवा से आएगी, फ़िज़ाई आएँगी, उससे आपको वो बचा सकता है। ये तो आप मान सकते हो। लेकिन जो मिसाइल का अटैक समंदर से होगा और एक भी मिसाइल जा करके इनके अब्राहम लिंकन या दूसरे कैरियर्स हैं, उनमें जाके उसने अटैक कर दिया, तो मुमताज़ भाई उसको डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। ये आप मानिए। और अगर अब्राहम लिंकन जैसा कैरियर डैमेज हुआ, तो इनके फाइटर प्लेन सारे के सारे उड़ के जाके कतर, अरब, इज़राइल वहीं पनाह लेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब कल तक हम लोग बात ये भी कर रहे थे कि अरब देश ने एकदम टोटल अपोज किया हुआ है, तो क्या आप हमारा ज़मीन, हमारा आसमान यूज़ नहीं करेंगे? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी याद रखिएगा, जिस तरीके से अरब देशों में अपनी रिहाइश अमेरिका बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ तमाशा देखने के लिए बढ़ा रहा है। उसका मतलब ये एकदम क्लियर है, एकदम साफ है कि वो उनका एयरबेस भी इस्तेमाल करेगा, जंग के हालात वहाँ से भी बनेंगे मुमताज़ भाई। ये लोग अरब देश कुछ कर नहीं पाएँगे, वो अलग बात है कि वो सामने से अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो इनकार उनका जो सामने से है, वो मुँह से भी है। वो पहले अमेरिका से श्योरिटी ले लेंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारे जो व्यापार है, जो ज़राए हैं हमारे बिज़नेस के, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जब तक वो श्योरिटी इनको नहीं मिलेगी, तब तक अरब देश अपना एयरबेस उनको यूज़ करने के लिए मना करते रहेंगे। तो ईरान की बात हम लोग अभी कर रहे थे कि ईरान जो इतना बार-बार उतावला हो रहा है, बार-बार वार्निंग दे रहा है। ऐसा नहीं है कोई डर से वार्निंग दे रहा है। अगर वो डर गया होता तो बोलते लो भाई न्यूक्लियर हमको नहीं चाहिए, जाने दो खत्म करो बात को, ठीक है? लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर वो एक बार न्यूक्लियर के बारे में बोलता है कि भाई खत्म करो बात को, तो दोबारा फिर बात मिसाइल पे आती, फिर तीसरा रेजिस्टेंस पे आती, तो हर चीज़ पर उसको दबाया जाता। तो उसने भी ये सोचा कि पहले मुद्दे पे नहीं दबेंगे, तो दूसरे तीसरे का नंबर ही नहीं आएगा। तो पहले मुद्दे को वो लेकर के पहले राउंड की बैठक भी हो गई है, जो बहुत ज़्यादा मतलब सैटिस्फैक्टरी नहीं है, ना इनके लिए, ना उनके लिए, लेकिन इसने एक बातचीत का रास्ता खोल दिया, ये सैटिस्फैक्टरी है। अब दूसरे राउंड की बात मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर-अंदर उनकी शुरू होगी। अब उसमें उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर सेकेंड राउंड की बात में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो ईरान बहुत बड़ी मार झेलेगा। वो धमकी दे रहा है ईरान बहुत बड़ी मार झेलेगा। ईरान कहता है कि हम तैयार हैं, तुम आओ। फिर ट्रम्प कहता है कि आप बात बहुत पॉजिटिव चल रही है और हमको यकीन है कि समाधान निकल आएगा, जंग की नौबत नहीं आएगी। तो दोनों तरह की बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से बातें जो हो रही हैं, उनको आप ध्यान से दोनों की बातों को सुनिए। तो ईरान का पलड़ा हमको थोड़ा-सा भारी इसलिए लग रहा है कि ईरान के पास कोई बड़ी तैयारी ज़रूर है, वरना ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका जैसे देश को ललकार रहा है। क्या उसने इराक का हाल नहीं देखा? क्या उसने लीबिया और सीरिया का हाल नहीं देखा? क्या उसने अभी वेनेज़ुएला का हाल नहीं देखा? सब कुछ देखने के बाद भी अगर ईरान अपनी जगह तटस्थ अकड़ के खड़ा हुआ है मजबूती से, तो इसका मतलब ये है कि ईरान की बैक में कोई बहुत बड़ी तैयारी है, जिसको शायद कि इज़राइल भी नहीं समझ पा रहा है, महसूस कर पा रहा है और अमेरिका भी नहीं महसूस कर पा रहा है। जी मुमताज़ भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे मिडिल ईस्ट का
जो वॉर सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो गया और ये तब्दीली कोई आज की नहीं, मेरे ख्याल से 2 चीज़ें ऐसी हुई राशिद रिज़वी साहब 7 अक्टूबर 2023 के बाद। एक तो ये कि जो अंसारुल्लाह अल हौती उसने जिस तरह से रेड सी को ब्लॉक किया और पूरे 20 महीने यानी करीब-करीब 2 साल तक उसको ब्लॉक रखा अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने पूरी ताकत लगा दी उसे खुलवाने के लिए, हमले भी किए लेकिन और वहां यही वो जहाज था, यही अब्राहम लिंकन लेकर के वो पहुंचे थे और वहां से उन्हें भागना पड़ा था और आखिर में अमेरिका ने तारीफ भी की हुतियों की और तारीफ करके और समझौता कर लिया। ये इजराइल के लिए झटका एक ये, दूसरा ये कि जो 12 रोजा जंग थी वो भी एक टेस्टेड जंग हो गई। सरप्राइजिंग था ईरान का जवाब दुनिया के लिए। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं, तो इसको अगर सामने रख लिया जाए, अभी अब्राहम लिंकन की बात आ रही थी, साहब आ गए, फिर वो भागना शुरू हुए तो ओमान पहुंचे, ओमान खाड़ी में, फिर वो हिंद महासागर पहुंचे, फिर वो पता नहीं कहाँ पहुंचे। इसके अलावा एक बुश भी आ रहा था उनका जो है, तो वो पता नहीं दूसरा जहाज कहाँ गया। इतनी बड़ी बड़ी तैयारी, तमाम तरह की तैयारियां, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो हम लोग बात कर रहे थे, ये तो माहौल बनाने की तो दुनिया के सामने वो रखी, लेकिन मैं 2 चीजों की तरफ, एक पीस बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हो आप, दुनिया में आप पीस की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है वो जंग का माहौल बना रहे हो और ईरान ये कह रहा है कि अगर जंग हुई तो ये इलाकाई जंग होगी, या आप किसी एक मुल्क के साथ नहीं देखोगे, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका के अंदर जो प्रेशर बनता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर, वहां के अवाम जिस तरह से इसके बिल्कुल खिलाफ है, तो इन सिनेरियो को रख के क्या आपको नहीं लग रहा है कि सिवाय अमेरिका फेस सेविंग के और कुछ नहीं, अभी 19 तक था कि जंग टाली गई, अब ये खबर आ रही कि 1 महीने तक जो है अब इसको अभी टाल दिया गया है। तो क्या ये बहुत धीरे से बच के निकलने वाली बात है? क्योंकि ईरान ने तो जैसा कि आपने भी कहा कि बात जहां पे खत्म हुई थी जंग की वजह से, बात वहीं पे शुरू हुई है। इसमें न न्यूक्लियर है न प्रॉक्सी है, न मिसाइल है न प्रॉक्सी है, न्यूक्लियर में भी जीरो इनरिचमेंट की तो बात ही नहीं है। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, ये तो हमने आपको पहले दिन बता दिया था कि जबकि बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को लेकर के हंगामा कर रहे थे कि वो मोसाद के डर से हुआ है, वो उनकी जान को खतरा था कराची के, इसलिए। अरे कितने मर्तबा इस्तांबुल आए गए, कराची कितने मर्तबा गए वो। ऐसा तो नहीं है कि वो लेबनान नहीं गए या टर्की नहीं गए या ओमान नहीं गए या कतर नहीं गए, वो हर जगह गए। उनको कहीं जाना खतरा नहीं था। क्या सिर्फ इस बैठक के लिए जाना खतरा था? ये तो नहायत ही बेवकूफी की बात थी। तो जो हमने शुरू में उसका वो निकाला था ईरान का मसला, कि ईरान वहीं से बात शुरू करना चाहेगा, क्योंकि जहां अगर बात जहां पे रुकी थी वहीं से शुरू करना चाहेगा तो उस टॉपिक में मिसाइल नहीं था, उस टॉपिक में रेजिस्टेंस नहीं थे। तो अमेरिका ने भी सोचा चलो कम से कम पहले इनसे हम इसके यूरेनियम पे तो बात कर ही लेते हैं, फिर मिसाइल का हम बाद में देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूरेनियम पे बात करने के बाद मिसाइल पे खामोश रहेगा। एक बार ईरान अमेरिका की सहमति हो जाएगी, ईरान की सहमति हो जाएगी, एकदम ओपन एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद वो कहेगा मिसाइल पे अब आओ। तो कहीं ना कहीं एक वॉर का, एक जंग का रास्ता तो खुला ही रहेगा। और वो जो लेकर के सब भीड़ लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई खेल खेलने के लिए आ रहा है कि उसमें रेस करना है समंदर में, किसका वॉश कौन सा वॉरशिप तेज दौड़ता है। वो तो ईरान पे बस प्रेशर बनाने के लिए आ रहा है। अब प्रेशर, अब काम उससे नहीं होगा तो हमला तो वो करेगा करेगा। अब अमेरिका के अंदर पब्लिक क्या कर रही है, वो तो यहाँ पर आके इनका हाथ रुकेगी नहीं। और ये है बेशर्म इंसान। इतनी बड़ी गंदगी सामने आने के बाद भी कॉलर ऊपर है इनका। अगर
कोई शर्म नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? इनको क्या मतलब है वहां की पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक क्या कह रही है? इनको पे कोई असर नहीं होता है। इनको वही करना होता है जो इनका मन होता है। अभी ये सिर्फ चेक कर रहे हैं, जो टाइम ले रहे हैं, ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आखिर क्या बेस है ईरान की मजबूती का, क्यों ईरान इतना दहाड़ रहा है, क्या उसका बैकिंग क्या है, क्या वजह है, क्या रीजन है। तो उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो ऑलरेडी है ही है, और उसकी क्वांटिटी भी उसकी बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज आई है जो मतलब बहुत ज्यादा खुली नहीं है या ऑथेंटिक ना हो, एक अलग बात है। ये बात हमको तेहरान से ही मालूम हुई मुमताज भाई, कि 40-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो बड़े बड़े पहाड़ के कोह हैं अंदर, जहां इन्होंने मिसाइलों को जखीरे बनाए हुए हैं, उसका इन्होंने अंदर ही अंदर टनल बना के रखा हुआ है, इंटरकनेक्टिंग। क्योंकि अगर ये किसी एक पे हमला करके उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, अब टनल से अगर ट्रक निकलेगी तो रास्ते से ही निकलेगी। उसका एक, वो क्या बोलते हैं, उसका एक मुंह होता है, एक मुहाना होता है जहां से वो निकलता है। अगर आपने वहीं पे बम्बार्डिंग करके उसको ब्लॉक कर दिया पूरा, तो कम से कम 2-3 दिन के लिए मिनिमम तो बन ही जाएगा रास्ता वो। अब इतनी आसानी से पहाड़ों पर रास्ते नहीं बन जाते हैं। तो ये सुनने में आया है, ये बहुत अंदर की ये बात है कि इन्होंने इंटरकनेक्टिंग टनल्स निकाली है, खाली उसी पहाड़ से रास्ता नहीं है। एक तो कंफ्यूजन का ये है कि किस पहाड़ में इनका जखीरा है, और टनल कई पहाड़ों से निकल रहे हैं, कई रास्ते निकाल लिए उन्होंने। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारा रास्ता बंद कर दो बम्बार्ड करके तो हमारा जखीरा एकदम ब्लॉक हो जाए, जैसा कि उसका इरादा है यही अमेरिका का। इजराइल ये चाहता है कि जहां इनके जखीरे हैं उसको तबाह करो। तो अब ये चीज आने वाले वक्त में, या जब जंग का दौर होगा, या जंग के बाद, या जंग न हुई तो उससे पहले किसी भी सोर्स से ये चीजें अगर निकल के आएंगी, तो इसके ऊपर तब डिस्कस किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों का। लेकिन जो इसकी मजबूती की बात है, एक जो मेरी समझ में आ रहा है, जो समंदर के अंदर इसका मिसाइल का जो सबसे अपर हैंड है ईरान का, वही हमको एक डर नजर आता है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि हमको तो लड़ाई लड़ना है पानी में रह करके, और पानी के अंदर से अगर मिसाइल मारी जाएगी तो वो हम कैसे रोक पाएंगे? थाट तो ऊपर हवाई फिजाई रोकेगा। दूसरा एक चीज और है मुमताज भाई, आपने देखा होगा कि अमेरिकन फौज जमीनी लड़ाई लड़ने में बहुत कमजोर है। वो पहले तो हवाई हमले करके डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब चेक कर लेते हैं कि सब खत्म हो गया है, तब उनकी फोर्स उतरती है जमीन पे। तो क्या वो पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? क्या इतना आसान है ईरान को डिस्ट्रॉय करना? इराक को तो करना आसान था, आपने कर लिया। उसके बाद इतनी मिसाइलें नहीं थी, उसने अपनी इतनी तैयारी नहीं की थी। लेकिन ईरान को उस वक्त के इराक से तौलना हमको नहीं लगता कि ये अक्लमंदी है। आप एक जगह अटैक करोगे, आप पे 5 जगह से अटैक हो जाएगा, क्योंकि कई जगह कई हिस्सों में बांट के रखा है ईरान ने अपने आप को। और समंदर के अंदर से भी मिसाइलें निकलेंगी, ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका तो उसने बाकायदा ट्रेलर भी दिखाया अमेरिका ने, ईरान ने, कि मिसाइलें समंदर के अंदर से निकल रही हैं। तो वो तो घबराने की वजह है ही है अमेरिका की। तो इनकी आर्मी जब तक पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, तब तक वो वहां की जमीन पे उतर नहीं पाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। राशिद साहब, ये जो न्यूक्लियर की बार-बार बात आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सबसे बड़ा डर जो इज़राइल को है, वो ये है कि न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान ने तकरीबन बना लिए। ये इस तरह, हालाँकि बार-बार जो है ईरान मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ख़ामनेई साहब, लेकिन वहाँ जिस तरह के ज़लज़ले महसूस किए गए, जिस तरह की चीज़ें सामने आई थीं 12 रोज़ा जंग के बाद,
तो या उससे पहले भी चीज़ें जो है वो हालाँकि आपने ये भी बताया था कि वहाँ पे क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ हैं और इस तरीके के झटके वहाँ पे वो आते रहते हैं। लेकिन एक ही तरह का एक ही मैग्नीट्यूड का वो जो आता है बिल्कुल से 6 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग तो उससे लोगों को ये लग रहा है कि हम ये नहीं कह रहे न्यूक्लियर बम लेकिन कोई न कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े टेस्ट उनके हैं। और अभी जिस तरह से ईरान ने कहा कि अब हम टेस्ट क्या करें, जो करना था 12 रोज़ा जंग में हमने कर लिया है, अब तो सरप्राइज़िंग होगा। तो क्या ये खौफ है अच्छा जो चीन ने और रूस ने मदद की है, वो भी है। लेकिन एक और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डर अमेरिका को शायद ये है कि चीन जो है वो बराह रास्त तो जंग नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को कहीं ये तो डर नहीं है कि ईरान के बहाने चीन जो है अपना टेस्ट जो है वो कर लेगा, चीज़ों का, अपने हथियारों का। क्या क्या एक एक खौफ ये भी है? देखिए मुमताज़ भाई, चीन का टेस्ट तो हो चुका है, वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। इसमें कोई छुपी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन के ही फाइटर प्लेन को इस्तेमाल किया था। लेकिन वो बहुत तो मामूली था। वो बहुत मामूली था। वो यहाँ पे जो होगा देखिए वो बहुत मामूली उसको हम जंग नहीं कह लेंगे। वो कुछ जंग लेकिन ये जो होगा देखिए ये बहुत बड़ा होगा। जैसा कि ईरान ने कहा कि फिर हम रुकने वाले नहीं हैं कि आप सीज़ फायर कर लीजिए और वो कर लीजिए। तो वो उसका मेरे ख़्याल से बहुत वो मामूली दर्जे का था। नहीं, वो बात सही है, वो मामूली दर्जे का था, लेकिन एक बात बताइए आप कि फ्रांस राफेल को F-35 की बराबर बताता है और उसने F-35 को शिकार किया है। तो अगर वो मामूली था, तो जो बेहतर होगा वो कितना खतरनाक होगा? ये भी तो आप देखिए। और फाइटर प्लेन वहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसा नहीं पहुँचे हैं और ज़रूरत होगी तो और पहुँचेंगे। ये जो इतने दिनों से घेराबंदी हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है कि समंदर के रास्ते चाइना ईरान तक कुछ न भेजे अब। समंदर के रास्ते रशिया ईरान तक कुछ न भेज पाया अब जो भी आएगा वो उनके कार्गो से ही आएगा। तो मुमताज भाई, अमेरिका जो है वो अगर आपको लगता है कि ए, वो एकदम से तैयार है बस हम हमला कर देंगे अभी और बस कर ही देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ, वो हमला करने का ऑप्शन उसने रखा है। घेराबंदी वो मुसलसल कर रहा है। आर्मेनिया से लेकर के आपका कतर, सऊदी अरबिया और इधर आपका जॉर्डन और इधर आपका हिंद महासागर, ये सब एरिया से वो घेराबंदी कर रहा है ईरान की। ऐसा नहीं है कि वो ईरान को एक ही तरफ से अटैक करने की बात करेगा। वो तैयारी अपनी किए हुए है। ईरान के पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सब उसको बनाने का फ़ायदा क्या है? वो भी तो सोच रहा है। कम से कम अगर हमारी मिसाइलें अमेरिका को तबाह कर सकती हैं, तो फिर ये मिसाइलों की कीमत मार्केट में बहुत हो जाएगी। लाख पाबंदी हो, जो अमेरिका को देश नहीं मानते वो ईरान से मिसाइल खरीद लेंगे, जैसे वो तेल खरीद रहे हैं। फिर हथियारों के सौदागरी में ईरान भी आ जाएगा। और रही बात अमेरिका की नज़र में ईरान का न्यूक्लियर प्लान, तो क्या सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए क्या सिर्फ ईरान कर रहा है? इज़राइल भी तो बना रहा है। इज़राइल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इज़राइल को खुला हाथ क्यों दे दिया जाता है कि इज़राइल बना ले और खाली दिक्कत जो होगी वो ईरान के हाथ में होगी। कि ईरान ना बना पाए, इज़राइल बना ले। इज़राइल का भी तो प्रोग्राम चल रहा है न्यूक्लियर का। उसमें कोई शक नहीं होता, उसमें कोई बात नहीं होती है, ना वेस्टर्न मीडिया उठाता है, ना अमेरिका उठाता है। और ताज्जुब की बात ये है कि अरब देश भी नहीं उठा रहे। अरब देशों को बोलना चाहिए चलिए ठीक है, ईरान में नहीं बनाएगा, इज़राइल में नहीं बनाएगा, दोनों को रोका जाए, एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही है, इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। बस ईरान ना बनाए। अब आपने कहा कि वहाँ पे जो ज़लज़ले आते हैं, ऐसा रहता है, देखिए कुछ ना कुछ टेस्टिंग तो होती है। हम न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर खामनेई साहब ने कहा है, जितना आप मानते हैं, उतना खामनेई साहब को हम भी मानते हैं। और हमारे यहाँ का मुश्तहिद कभी झूठ नहीं बोलता।
अगर उन्होंने कहा कि ये हराम है, हम इसको नहीं बनाएँगे, तो हम ये मान के चलेंगे नहीं बनाएँगे। अगर किसी दिन वो कह देंगे कि नहीं हम बनाएँगे, तो हम आपकी बातें फ़ौरन मान लेंगे, हाँ, बना लिया होगा। और जब जून के महीने में बात चल रही थी, तो 2 हफ्ते में बन जाएगा, 12 दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ, यूरेनियम संवर्धन वहाँ तक पहुँच जाएगा, 90 तक पहुँच जाएगा, 80 पहुँच चुका है। ये तो 2 हफ्ते के अंदर इतने 40 बम बना लेंगे, 20 बम बना लेंगे। ये सारी बातें आप सुन रहे थे ना? तब 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते की बात हो रही थी। यहाँ पर 7-8 महीने हो रहे हैं। आज भी स्थिति वही है। आज भी हालात वही हैं। तो मुमताज़ भाई, ये न्यूक्लियर वाला मैटर तो एक सेकेंडरी चीज़ है। इनका मेन है ईरान के अंदर के जो नेचुरल वहाँ की चीज़ें हैं, उनके ऊपर